सभी को नमस्कार और कार्टून हॉरर शो के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम 2 वास्तविक मामलों पर चर्चा करेंगे जो यकीन मानिए कम से कम कहने के लिए भयावह हैं। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी अगली वीडियो न चूकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं 60 का हूं और ब्रॉन्क्स में पला हूं। ब्रॉन्क्स को वास्तव में अपनी पैरानॉर्मल गतिविधियों के लिए नहीं जाना जाता है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि वहां कई सालों तक रहने के बाद न्यूयॉर्क में बहुत सी अजीब चीजें होती हैं, खासकर नशीली दवाओं के दुरुपयोग और गलियों में छोटे मोटे अपराधों के साथ। चलो मेरे 7वें जन्मदिन पर 1962 में मेरी दादी ने मुझे जोकरों का एक संगीत बक्सा दिया था। ये वो दौर था जब ये खिलौने बहुत लोकप्रिय थे। जब मैंने इस खिलौने को देखा, मुझे तुरंत ही इस डिब्बे के साथ एक बुरा एहसास हुआ। ये खिलौने कुछ लोगों के लिए स्वाभाविक रूप से डरावने थे और मुझे कभी भी इन चीजों का शौक नहीं था। लेकिन मुझे यह पसंद था कि मेरी दादी ब्रुकलिन से ब्रॉन्क्स मिलने आई थी, और भले ही मैंने जताया कि मुझे यह उपहार पसंद नहीं, मेरी मां सुनिश्चित करती थी कि मुझे यह अंत में पसंद आ जाए। सच में मुझे नहीं पता दादी को यह चीज कहां से मिली, लेकिन अगर मुझे अनुमान लगाना हो तो मैं कहूंगा कि उसने इसे इलाके के किसी छोटे गारंटी दुकान से लिया होगा। यह खिलौना नया नहीं था, इसका एक पुराना मालिक था। पार्टी के बाद मेरे पिता और मैंने सभी उपहार कमरे में रख दिए। मुझे याद है कि मैंने दबा हुआ डिब्बा खिलौनों के बक्से में डाला। मेरे परिवार की यह परंपरा थी कि हम सब लोग बैठक में इकट्ठा होते थे और सोने से पहले रेडियो कार्यक्रम सुनते थे। रात के 8 बजते ही मुझे कहा गया कि दांत साफ करो और सोने जाओ। उस समय मैं इसे करने में वास्तव में आनाकानी नहीं करती थी, तो मैंने कर लिया। और जब मैंने अपने दांत ब्रश कर ली और सोने के लिए अपने कमरे में गई, तो मैंने देखा कि जोकर का डिब्बा मेरे बिस्तर के पास पड़ा हुआ था। यह बहुत अजीब था और मैं उलझन में था, क्योंकि मुझे याद था कि मैंने इसे खिलौनों के डिब्बे में रखा था। मैंने सोचा कि मेरे माता पिता में से किसी ने मजाक करने के लिए या कुछ ढूंढने के लिए इसे निकाला होगा, तो मैंने इसे अपने बिस्तर के नीचे रख दिया और ज्यादा सवाल किए बिना सो गया। पूरी रात मैं भयानक सपने देखता रहा और यह अगले कुछ हफ्तों तक जारी रहा। मुझे याद है सपनों में अकल्पनीय चीजें देखी। अब सब कुछ अनावश्यक है, समय के बीतने और मेरे मन के कुछ चीजों को रोकने की कोशिश के कारण। लेकिन मैं लगभग निश्चित हूं कि मैंने उन सपनों में जो देखा था वह यौन प्रकृति का था। मैं अक्सर चिल्लाते हुए जाग जाती थी, इतनी बार कि मेरी मां मुझे डॉक्टर के पास ले गई, यह समझने के लिए कि क्या गलत था। डॉक्टर ने मुझ पर कई परीक्षण किए और निष्कर्ष निकाला कि मैं स्वस्थ हूं, लेकिन मुझे बच्चों के मनोवैज्ञानिक से मिलना चाहिए। उस रात जब मैं उस डॉक्टर से वापस आई, वही रात थी जब यह पूरी स्थिति वास्तव में अजीब हो गई और इस कहानी का निष्कर्ष निकला। शायद यह स्पष्ट है जो मुझे सुन रहे हैं, लेकिन उस समय मेरे पास ज्यादा सुराग नहीं थे। मैं उस रात जाग गई, और एक बुरे सपने की वजह से नहीं, बल्कि उस एहसास से जब कोई आपको देख रहा हो। मेरे बिस्तर के पास एक नाइट लाइट थी और अंधेरे में मैंने उस शापित जोकर की डिब्बी को देखा जो अब मेरे बिस्तर के पायदान पर थी। अभी कुछ अकल्पनीय हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे यह दृश्य किसी हॉरर फिल्म से सीधा निकला हो। बॉक्स के साइड की क्रैंक हल्के से घूमने लगी और एक धीमी और विकृत गाना बजने लगा। आपको बताने की जरूरत नहीं कि इस बिंदु पर मैं पूरी तरह से डरी हुई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन जब गाना बजना बंद हुआ तो बॉक्स में से जोकर अचानक से बाहर आ गया। भले ही मैंने उसे आते हुए देखा था, फिर भी मैं चौंक गई और 1.5 मीटर उछल गई। लेकिन यह एकमात्र चीज नहीं थी जो मैंने देखी थी और जिसने मुझे प्लास्टिक के जोकर के अन्य छोटे डरावने चीजों को पूरी तरह से भुला दिया। जब मैं इस खास पल को बताती हूं तो आज भी मुझे सिहरन होती है। खिलौने के डिब्बे के पीछे एक बड़ी काली आकृति थी। मैं आपको इस छाया के बारे में एक बात बता सकता हूं। उसके सिर के ऊपर लंबी सींगें थीं। मैं कैथोलिक तरीके से पली बढ़ी थी, लेकिन मुझे कभी भी गिरे हुए फरिश्ते, लूसीफर और उसके दुष्ट दानवों की सेना के बारे में नहीं बताया गया था, जो सभी एक से बढ़कर एक दुष्ट थे। नहीं, मेरे छोटे बच्चे का दिल और मेरा नाजुक छोटा मन इस समय जो मैं अनुभव कर रही थी उसे समझ नहीं सकते थे। मैंने फिर भी भगवान के प्रेम और प्रार्थनाओं की शक्ति के बारे में अपने शिक्षाओं को याद किया।
तो मैंने अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से प्रार्थना करने लगी। मेरी प्रार्थनाएं शुरू करने के थोड़ी देर बाद मैंने एक जोरदार चीख सुनी, जैसे कि मैं उस चीज को चोट पहुंचा रही थी जो मेरे कमरे में थी। और जब मैंने अपनी आंखें फिर से खोली, मैंने समझा कि वह आकृति मेरे कमरे से गायब हो गई थी और कीलों का डिब्बा अब बंद था। हम तीसरी मंजिल पर एक अपार्टमेंट में रहते थे। मेरी कमरे के बाहर न्यूयॉर्क की उन काली स्टीरियोटाइप वाली गलियों में से एक थी। मैंने अपने कमरे की खिड़की खोली और बॉक्स को बाहर फेंक दिया। मुझे उम्मीद थी कि बॉक्स के एस्फॉल्ट से टकराकर टूटने की आवाज आएगी, लेकिन इसके बजाय मैंने विशाल पंखों की फड़फड़ाहट सुनी। मैंने कुछ नहीं देखा, फिर भी मुझे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मैंने जितनी जल्दी हो सके खिड़की बंद कर दी और अपने कंबलों के नीचे छिप गया। और यही मैं हूं कई साल बाद। मैं अपनी कहानी बता रहा हूं ताकि सबको पता चले कि हमारे चारों ओर अंधेरी शक्तियां हैं। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि मैं अब किसी संगठित धर्म का हिस्सा नहीं हूं। मैं अब भी एक बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति हूं और मैं अब भी हमसे ऊपर एक शक्ति के बारे में सोचता हूं। अगर आप उलझन में हैं तो मैं इसे सबसे आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। काली संस्थाएं डर से पोषण करती हैं। अगर आप डर दिखाते हैं तो आप उसे पोषण देंगे। अगर आप साहस दिखाते हैं तो वे चले जाएंगे। याद रखें कि ये संस्थाएं आपके घर में नहीं हैं। अस्सी का दशक मेरे जीवन के बहुत अंधेरे साल थे। मुझे यह स्वीकार करने में गर्व नहीं है कि उस समय मैं एक नशेड़ी था। तब से मैं सुधार चुका हूं और मैंने अपनी जिंदगी को संभाल लिया है। अब मैं 1990 से ही सादा हूं। यह कहानी मेरा अनुस्मारक थी और अब यह मुख्य कारण है कि मैंने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। मैं बर्मिंघम अलबामा में खिड़कियां साफ करने का काम करता था। मैं शहर के बाहर एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। उन दिनों में बहुत सारी तस्करी होती थी जब मैं अपने ड्रग डीलर का तथाकथित दोस्त था। हम उसे क्रिस कहेंगे। मैंने क्रिस को माध्यमिक विद्यालय से ही जाना है। वह हमेशा से एक बुरी संगत में था और उसका आपराधिक रिकॉर्ड मेरे हाथ की लंबाई जितना लंबा था। यह व्यापार में काफी आम बात है। हमारे बीच हमेशा एक दूरी बनी रही। उसने कई बार मेरे साथ पार्टियों और बार में जाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिली क्योंकि उस समय मैं उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करता था। हालांकि मेरी लत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। मैंने धीरे धीरे सतर्कता कम की। वो एक शुक्रवार की सुबह थी। मुझे वो रात याद है क्योंकि मुझे अभी भुगतान मिला था और मैं एक दयनीय नशेड़ी था। मैंने तुरंत क्रिस को फोन किया। नमस्ते, क्रिस ने कहा। अरे क्रिस, मैं रिची हूं, मिल सकते हैं? मुझे आज रात एक और जगह पर तुमसे मिलना है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे यह बेचते पकड़ा जाए और तुम वहीं हो जहां तुम इसे बेचते हो। पुलिस आज सुबह मेरे दरवाजे पर आई और मुझे ड्रग्स बेचने का आरोप लगाया। अरे यार, सच में? हाँ, अच्छा हुआ कि मैंने अपना भंडार घर में नहीं रखा, नहीं तो मैं गया था। वो मुझे देख रहा है और लगता है कोई तंग कर रहा है। क्रिस, मैं करूंगा। अपना मुंह बंद करो और उस छोटी चर्च जाओ। उस समय वहां रहना। क्रिस ने फोन काट दिया। क्रिस जिस चर्च की बात कर रहा था वह शहर से 30 मिनट दूर कोलबर्ग में था। मैं वहां केवल एक बार गई थी, जब मेरे और क्रिस के दोस्त ने वहां एक बड़ी पार्टी की थी। मुझे लगा वह सच में पागल हो गया था, लेकिन मुझे उसके नियम मानने थे क्योंकि वही था जो मुझे वह सब ला रहा था जिसकी मुझे जरूरत थी। मैंने रास्ता तय किया और चर्च पहुंचकर रुक गई। अब वहां बस कुछ ईंटें बची थीं जो मुश्किल से टिकी थीं। जिस पार्टी का उल्लेख किया था वह 1981 में आई। लगता है किसी ने इस जगह को नष्ट करने के लिए बहुत प्रयास किया है। यह सेलुलर फोन के आने से पहले की बात है, तो मैं कार में बैठ गई और क्रिस के आने का इंतजार करते हुए रेडियो सुनने लगी। मैंने अपने डैशबोर्ड पर घड़ी देखी और देखा कि मैं क्रिस के आने का लगभग 1 घंटे से इंतजार कर रही थी। बाहर अंधेरा था और मैं चिंतित थी। क्या उसने मुझे धोखा दिया था? क्या यह एक जाल था? यह चर्च इंटरसेप्शन 22 के पास एक साइड रोड के साथ था। यह बिल्कुल कहीं के बीच में था। वहां कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी और जब मैंने सोचना शुरू किया कि अगर लोग बाहर होते तो वे केवल मेरी कार की हेडलाइट्स देख सकते थे, तब मुझे एक बैठे हुए बत्तख जैसा महसूस होने लगा। मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन दिमाग ने पहले ही बैटरी खत्म कर दी थी। जब मैं अपनी गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा था, मुझे लगा कोई मुझे देख रहा था। मैंने चारों ओर देखा और एड्रेनालिन का उफान आ गया।
जिसने मुझे घेर लिया। वहां बाहर अंधेरे में 3 आदमी खड़े थे मेरी गाड़ी के सामने और मुझे देख रहे थे। पहली चीज जो मैंने देखी, वे लकड़ी की सींगों वाला मुखौटा पहने थे। 1 सेकंड के लिए मैंने सोचा कि मेरी कार के सामने 3 हिरण खड़े हैं, लेकिन मैंने जल्दी ही समझा कि वे मास्क पहने आदमी थे। जब मैंने देखा कि वे खड़े थे, मैंने सच में घबराना शुरू कर दिया और जल्दी से इंजन चालू करने की कोशिश करने लगा। मुझे नहीं पता था ये अजीब लोग कौन थे जो ग्रीन हाउस मास्क पहने थे, लेकिन मैं यहां रुककर यह जानना नहीं चाहता था। मैं अपनी जान की थोड़ी तो परवाह करता था, और जब मेरी गाड़ी मुश्किल से स्टार्ट हुई, मैंने डर के साथ देखा कि वही 3 लोग धीरे धीरे मेरी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। चल चल लोहे के ढेर, मैंने चिल्लाते हुए एक्सीलेटर दबाया, पर असफल रहा। जब मैं अपनी कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, हर प्रयास के साथ हेडलाइट्स थोड़ी और चमकने लगी और मैं देख रहा था कि वे आदमी धीरे धीरे मेरी कार की तरफ बढ़ रहे थे। मैं देख सकता था कि बीच वाला एक शॉटगन पकड़े हुए था। मुझे मानना पड़ेगा कि मुझे लगा कि मेरी आखिरी घड़ी आ गई है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि वो मेरी मदद करे और मुझे इस दयनीय स्थिति से बाहर निकाले, जबकि मैं पूरी ताकत से उस कमबख्त एक्सीलेटर को दबाता रहा। अचानक मैंने अपनी गाड़ी चालू होते सुना। राहत की सांस भी नहीं ली कि तुरंत गाड़ी पीछे कर दी। मैंने उन लोगों को देखा जो अब पहले से कहीं ज्यादा करीब थे, लेकिन किसी भी आदमी ने अपनी बंदूक सीधे मुझ पर नहीं तानी थी। मैं भाग्यशाली था शायद, लेकिन 1 सेकंड बाद मैंने गोली की आवाज सुनी और एक धमाका महसूस किया, क्योंकि मेरी एक हेडलाइट अभी अभी फटी थी। बेशक मैंने इंतजार नहीं किया। मैंने तुरंत सड़क की ओर मुड़कर शहर का रास्ता लिया। जैसे ही मैं घर पहुंची, मैंने क्रिस को फोन किया, पर जवाब नहीं मिला। अगले दिन मैं उसकी कार वहां गई, दरवाजे पर दस्तक दी, पर कोई जवाब नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आया क्या करूं। मैंने अपने काम पर कॉल करके 1 हफ्ते की छुट्टी लेने का फैसला किया ताकि मैं आराम कर सकूं। मुझे इसकी सख्त जरूरत थी। हफ्तों बाद हमें क्रिस मिला, उस छोड़ी हुई चर्च से लगभग 25 किलोमीटर दूर सड़क के किनारे। उसे मार डाला गया था। मैं अपनी कहानी लेकर पुलिस के पास गई और मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन एंडिलार की अज्ञात ड्रग हत्या वास्तव में उनकी प्राथमिकता नहीं थी। उन्होंने कई बार मुझसे यह कबूल करवाने की कोशिश की कि मैंने क्रिस को मारा है, यहां तक कि उन्हें अपनी कार के नुकसान दिखाने के बाद भी, लेकिन वे मुझ पर यकीन नहीं करते। मैंने दीवार पर लिखावट देखी थी। पुलिस इस मामले की जांच करने के लिए बस बहुत आलसी थी। उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश की, मेरी नशे की लत का इस्तेमाल करके अपनी बकवास थ्योरी को साबित करने के लिए। उन्होंने मुझे पार्किंग टिकटों और मेरी लंबी निगरानी के साथ परेशान किया, जब तक कि मैं अगले साल नहीं चली गई। मुझे अब भी नहीं पता कि वे लोग कौन थे, लेकिन मुझे यकीन है कि उन्होंने ही क्रिस को मारा है। मुझे लगता है कि क्रिस मुझसे पहले चर्च पहुंचा और उसी समय उन लोगों ने उसे मार डाला। साला! आज मैं जिंदा होने पर खुश हूं। इस कहानी का सबक, तुम्हें नशे से दूर रहना चाहिए। वे केवल तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद नहीं करेंगी, वे तुम्हें ऐसी जोखिम भरी और खतरनाक स्थितियों में डाल देंगी जैसे यह। बेवकूफी मत करो। अगर मुझे इस कहानी को एक शीर्षक देना होता तो मैं इसे सीधी डरावनी कहता। बस आज के लिए इतना ही। इन डरावनी कहानियों पर आपकी राय टिप्पणियों में जवाब दें। फिर मिलेंगे।